हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीव। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके एमसीक्यूज़ के ऊपर। और ये एमसीक्यूज़ आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये एसएससी, रेलवे, एसआई, बैंक, सारे एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस काम देने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर भी दिख रहा होगा, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन इसके साथ साथ मैं और दे रहा हूँ, ऑप्शन यही रहने वाला है। इनमें से कौन सी ऐसी अभिनेत्री है जिनको पहले राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था? इसका आंसर भी आप हमें कमेंट में देना और ऑप्शन सेम रहने वाला है। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीयों का मूल अधिकार नहीं है? ये इनमें से कौन सा ऐसा है जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपको पता होगा ना, फंडामेंटल राइट पहले कितने थे? मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 हैं। फंडामेंटल राइट की बारे में बात करें तो हमारा पार्ट्स कौन सा आता है, यानी भाग का बात करें तो भाग 3 में हमारा है ना। 12 से लेकर 35 तक हमारा मौलिक अधिकार है। तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार तो है, ये तो जानते ही होंगे, 14 से 18 के बीच में। धर्म की स्वतंत्रता भी है और भाषण देने की स्वतंत्रता 19 का 1, राइट टू स्पीच। और यहीं पे प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में भी बात करता है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी। चलते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं। अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारा मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है संविधान में। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो 6 है। मूल संविधान में बात करें तो कितना था? तो मूल संविधान में टोटल 7 थे। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टीज, उसको समाप्त कर दिया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी यहीं पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। और रिट कितने हैं? 5 प्रकार के रिट होते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978, मोरारजी देसाई तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी 1977 प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देती हैं और यहाँ पे मोरारजी देसाई पद संभालते हैं। और इन्हीं के शासनकाल में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसी में बोला गया है कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 300A में कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पीत रस का क्या कार्य है? जो है वो बताना है। पीत रस वाइल्ड जूस के बारे में बात कर रहा है। हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलता है? नहीं। पाचनकारी एंजाइमों पेप्सिन और रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करता है? बिल्कुल नहीं। प्रोटीन और रक्त जमने में कारकों का बनना? ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। वसा के पाचन के लिए बाष्पीकरण और वसा के विलय होने में विटामिनों का अवशोषण, इसका ये कार्य है। बात कर लेते हैं थोड़ा, पीत रस का कार्य क्या है? बाष्पीकरण का और विलय का। अगर पीत रस के बारे में बात करें तो पीत रस का पीएच मान कितना होता है? 7.7। यानी अगर आप पीएच वैल्यू आपको पता होगा तो ये 0 से लेके 14 के बीच में होता है पीएच वैल्यू। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है और 7 0 के बीच में एसिडिक नेचर के होते हैं और 7 से 14 के बीच में बेस नेचर के होते हैं। 7.7 यानी पीत हमारा बेस है, जबकि एक हमारे शरीर में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो एक अम्ल है। ठीक है, अब हमें आप बताना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू कितना होता है, ये आप हमें कमेंट में आंसर करना। आगे चलते हैं। पीत रस कैसा होता है? नाशपाती के जैसा होता है। पीत रस जो होगा ना हमारा, अगर आप देखिएगा तो लीवर के बीच में होगा हरे कलर का पीत रस। पीत रस आप ये भी देखे होगे ना, मुर्गा खाए होगे या मटन देखे होगे, काटते होगे तो छोटा सा थैली निकलता है जो काफ़ी तीता होता है। अगर वो थैली फूट गया तो पूरा मांस खराब हो जाता है ना, वही होता है पीत रस। ठीक है, नेक्स्ट। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? किसे जोड़ने का है? तो मसल्स टू बोन, मसल को हड्डी से जोड़ना है, ना कि बोन टू बोन। 2 तरीके से हमारी हड्डियां जुड़ती है, एक बोन से बोन कनेक्ट होता है और एक मसल से बोन कनेक्ट होता है। तो बोन से बोन कनेक्ट करता है अस्थि बंधन, और यहाँ पे अस्थि बंधन लिखा भी है लिगामेंट,
और मसल्स से हड्डी को जोड़ने यानी पेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है टेंडन। अब थोड़ी सी बातें ये देख लेते हैं। यहाँ पे आप इमेज देख रहे होगे, इमेज में आप ये बात देख रहे होगे कि ये हमारा है टेंडन। टेंडन क्या करता है, बोन टू बोन कनेक्ट करता है, जबकि लिगामेंट जो होते हैं वो मसल्स टू बोन कनेक्ट करते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा। अब छोटी सी बातें और याद रखिएगा कि ये जो टेंडन है वो 3 प्रकार के होते हैं, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर और लिगामेंट्स। हड्डियों की संख्या आपको ऑलरेडी पता होगा, मांसपेशियों की संख्या आपको याद रखना है। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि मांसपेशियों की संख्या 600 से अधिक होता है। आज मैं एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ, 639 होता है। आगे चलते हैं। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। कौन से ऐसे जीव है जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता? स्लाइमा मोल्ड, मोनेरा, कवक या प्रोटिस्टा। तो आंसर जिन्होंने लगाया है मोनेरा, उनका बिल्कुल सही है। मोनेरा धरती का पहला जीव जो प्रोकैरियोटिक जीव उसे कहते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं और जिनमें न्यूक्लियस का अभाव होता है या न्यूक्लियस कम विकसित होता है। तो चलते हैं थोड़ा देख लेते हैं। मोनेरा आंसर होगा। व्हिटेकर को जानते होंगे। व्हिटेकर एक वैज्ञानिक है जिन्होंने 1969 यानी गांधी जी के जन्म के ठीक 100 साल के बाद एक किंगडम बनाया। प्राणी जगत को 5 किंगडम में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अगर बात करें केंद्रक झिल्ली की तो इसकी मोटाई होती है 20 to 40 नैनोमीटर की। ठीक है, मोनेरा जहाँ एक कोशिकीय जीव होता है और न्यूक्लियस का अभाव होता है, यही प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय होता है, परंतु ये इसमें न्यूक्लियस विकसित होता है। ये प्रोकैरियोटिक होता है और ये कैरियोटिक होता है। तो ये बातें याद रखिएगा थोड़ी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम के बारे में जानते होंगे और परमाणु बम के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ आंसर क्या होने वाला ये बताइए। नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन या परिग्रहण अभिक्रिया या कृत्रिम त्वरण। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन न्यूक्लियर फिजन जानते होंगे। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यानी 2 हल्के तत्व मिलकर एक भारी तत्व का निर्माण करते हैं, इसे संलयन कहते हैं। और विखंडन कहते हैं जब एक भारी तत्व न्यूट्रॉन के प्रहार कराने से 2 हल्के तत्व का निर्माण करता है, तो इसे विखंडन कहते हैं। हमारा जो परमाणु रिएक्टर है उसे नियंत्रित अभिक्रिया करने के लिए कैडमियम की छड़ का इस्तेमाल करते हैं या D2O भारी जल का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको पता होगा, है ना। और न्यूट्रॉन का प्रहार कराया जाता है। तो ये सारी बातें आपको पता होगी। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। बात करें नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है सूर्य पे, और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण ही धरती पर विशाल मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है धरती को, जिससे जीवन यापन चलता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक 2 हल्के बराबर नाभिक में टूटते हैं विखंडन कहलाते हैं। विखंडन यानी हीलियम टूटेगा और क्या बनाएगा, 2 हल्के नाभिक हाइड्रोजन बनाएगा। इस अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियाँ बनाई जाती हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। इसके सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया गया है। हाइड्रोजन बम में थोरियोन्यूक्लिरिक बम या हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, भारत, फ्रांस, पाकिस्तान और इजराइल के पास ही ये हाइड्रोजन बम है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नृत्य से, कला और संस्कृति से क्वेश्चन है। छाऊ नृत्य के बारे में बताना है कि बिहार के अलावा ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो बिहार के अलावा, बिहार के बगल में होगा झारखंड, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। ऑप्शन में ऐसा उत्तर प्रदेश भी और पश्चिम बंगाल में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, छाऊ नृत्य बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा, झारखंड में भी ये मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2010 में छाऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा संस्कृति विरासत की सूची में इसे शामिल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत करने वाले तत्वों का उल्लेख है। यानी बात कर रहे हैं DPSP के बारे में। DPSP कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अगर आर्टिकल का बात करें तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में DPSP है, और अगर पार्ट्स का बात करें तो पार्ट्स 4। चलते हैं DPSP के बारे में। भारतीय संविधान के 4थे भाग और अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित उपलब्धियां हैं। इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से।
अगर भाग 1 की बात करें तो संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 की बात करें तो सिटीजनशिप यानी नागरिकता, 5 से 11। भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, 12 से 35। और भाग 4 में हमारा है DPSP। अगर भाग 4 का बात करें तो आप लोग हमें बताना कि भाग 4 के का में क्या है, ठीक है, और आर्टिकल क्या है उसका, और ये कब जोड़ा गया था। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज 4 के का में फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। तो ये बातें आप बताइएगा 51 का ए में इसे किसकी सिफारिश पे संविधान में कब जोड़ा गया था, ये हमें आप कमेंट करके बताना। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे मिलते हैं ना, और लगता है कि सारा क्वेश्चन का आंसर वही होगा ना। अक्सर आप लोग भी 2 ऑप्शन में फंस रहे होगे, या तो रेशम होगा या तो मधुमक्खी होगा, है ना, यही दोनों में फंस रहे होगे। इसका आंसर होगा मधुमक्खी पालन। अक्सर एग्जाम में ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन सामने आ जाते हैं, तो BPSC निगेटिव 1/3 है और दरोगा का निगेटिव 1/4 है और बिहार SSC का निगेटिव भी 1/4 है। तो अच्छे से अटेम्प्ट लीजिएगा, एक्यूरेसी मेंटेन कीजिएगा, छूट रहा है तो छोड़ दीजिएगा। 1 नंबर लाने के चक्कर में आपका 2.25 मार्क्स चला जाएगा। तो अगर नहीं जान रहे तो उसको छोड़ देना है। मधुमक्खी पालन, स्वर्णिम क्रांति का संबंध कृषि एवं मधुमक्खी पालन से है। श्वेत क्रांति दूध, पीली क्रांति तिलहन, रजत क्रांति अंडा, हरित क्रांति गेहूं चावल, गोल क्रांति अगर बात करें तो आलू से है ना। तो इस तरीके से ढेर सारी क्रांतियां हैं जो अक्सर बात किया जाता है। श्वेत क्रांति के जनक के बारे में पूछा जाता है बार बार, श्वेत क्रांति भारत में कब आया था ये पूछा जाता है। तो क्रांति से रिलेटेड अच्छे से खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन दरोगा में पूछे गए हैं। अब इसका आंसर आप लगाओ, कौन होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा रेड ड्रैगन। यहाँ पे अच्छे से पढ़ना, आने वाला अंग्रेज जहाज। वैसे तो आने सबसे पहले पुर्तगीज आए थे ना, लेकिन यहाँ अंग्रेज ऑप्शन में दे चुका है, तो आंसर होगा रेड ड्रैगन। अगर इसके बारे में बात करें तो पहला जहाज रेड ड्रैगन था। कैप्टन हॉकिंस के बारे में आप जानते होंगे, पहला अंग्रेजी जहाज 1608 इसमें सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था। हॉकिंस प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत भूमि पर कदम रखा था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जो जल मार्ग से भारत में प्रवेश किया था। तो आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। यह भारत में जहांगीर के समय में आया था, जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी और इसको एक मनसब दिया गया था। मनसब यानी वेतन होता है। इसे कितने का मनसब दिया गया था आप हमें ज़रा कमेंट में बताना। देखते हैं आपका हिस्ट्री कितना स्ट्रांग है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है, कौन ऐसा है जो भारत में सिक्के जारी करता है। अब आप सोच रहे होंगे वित्त मंत्रालय होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक होगा, है ना। तो जिनका आंसर भारतीय रिजर्व बैंक है उनका सही है। वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर सिर्फ 1 के नोट पे होता है। इसके अलावा सारे के सारे सिक्के या नोट RBI के द्वारा जारी किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम धारा 38 के अनुसार संचालन हेतु सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा में टकसाल है इसका। टकसाल यानी मिंट, जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा की उस सहायक नदी के बारे में बात करना है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाती है। कौन सी ऐसी सहायक नदी है। कोसी, घाघरा, सोन या गंडक। तो बिहार के मैप में कोसी ऊपर से नीचे आता है, घाघरा को सरयू कहते हैं, ये भी इधर से आता है, और गंडक को कहते हैं तो ये भी इधर से। सोन नदी नीचे से ऊपर जाता है, तो आंसर होगा हमारा सोन। सोन निकलता है अमरकंटक के पठार से, है ना। सोन उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली एक सहायक नदी है जो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है जो प्रत्यक्षता दक्षिण पठार के हेतु गंगा में मिलती है। घाघरा, गंडक, गोमती, ये सारी की सारी नदियाँ नेपाल से आती है नीचे और गंगा में मिलती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो क्षेत्र है ये हमारा अमरकंटक का पठार है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला है। अमरकंटक के पठार से 3 नदियाँ निकलती है। एक तो सोन निकलती है जो उत्तर की ओर जाती है, एक नर्मदा निकलती है जो पश्चिम की ओर जाती है, और एक महानदी निकलती है जो जिसे उड़ीसा का शोक कहते हैं और जिस पे हीराकुंड बांध है ना। तो ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर किसे। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है वो किसे पत्र लिखकर अपना पद छोड़ सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, आंसर भी आप लगा चुके होंगे, भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ा।
भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितनी है? 34 है ना। एक है मुख्य न्यायाधीश और 33 है अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ साहब। और कितने नंबर के हैं? तो 50वें नंबर के। तो ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, वर्तमान में कौन। अच्छा, सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट के? ये आप हमें कमेंट में बताना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। न्यूयॉर्क, हांगकांग, नई दिल्ली या टोक्यो? तो आपको पता होगा ना, जापान को उगते हुए सूरज का देश कहते हैं और जापान की राजधानी टोक्यो है, तो यहीं होगा सबसे पहले सूरज निकलेगा, है ना। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैप पे। तो ये आप देख रहे होंगे जापान का मैप। जापान में जापान के अलग अलग द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ये सारे द्वीप हैं, है ना। भारत के पूर्वी यानी एशिया के सबसे पूर्व और विश्व का सबसे पूर्वी देश जापान को माना जाता है। जापान द्वीपों का एक समूह है और ये है हमारा टोक्यो जापान का, जो कैपिटल ऑफ जापान है, जहाँ पे सूर्य पहले निकलता है। तो बात करें, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है और घड़ी के विपरीत यानी पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूमती है। यही कारण है कि सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। जबकि शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र क्लॉकवाइज घूमता है यानी घड़ी की दिशा में। यही कारण है कि शुक्र ग्रह पे सूर्य पश्चिम की ओर निकलता है। अन्य देशों की तुलना में टोक्यो को सूर्योदय पहले होता है। इसी कारण जापान को उगते हुए सूरज का देश कहते हैं, जबकि नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं, यानी मध्य रात्रि का भूमि किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को आप पद से कैसे हटा सकते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका कमेंट आप हमें, इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप कितना सटीक दे देते हो और कौन कौन सही देता है। जितने सारा क्वेश्चन मैं पूछा हूँ ऑलमोस्ट वो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन की सटीकता अच्छे से रखना, एक्यूरेसी मेंटेन करना, एग्जाम सर पे है। इसी तरीके से हम MCQs लाते रहेंगे, 8, 10, 12 MCQs के बारे में डेली बात करेंगे। ठीक है, वीडियो आपको शाम 7 बजे के आसपास मिल जाएगा। इसके अलावा वैसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं वो मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे। धन्यवाद।